पाकिस्तान में जनरेशन जी के चैलेंजेस क्या हैं? जो जेन ज़ी है वो दो जिंदगियां जी रही है। इस जनरेशन के पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, इस जनरेशन के पास फैसिलिटीज़ बहुत हैं। ये जनरेशन रिजिलियंट होने के बजाय वीक क्यों है? मैं जिस चीज़ से पहले बड़ा ट्रिगर होती थी जब कोई कहता था कि जेन ज़ी जो है वो बड़ी सेंसिटिव है, लेकिन विद टाइम मैंने खुद भी रियलाइज़ किया हमारा एक मसला ये भी है कि जब तक कोई फिज़िकल मेंटल हेल्थ का सिम्टम नहीं नज़र आता ना, हमें लगता है कि ये चीज़ सीरियस ही नहीं है। जब तक हमारे सामने किसी को पैनिक अटैक नहीं आएगा, जब तक हमारे सामने किसी को कुछ फिजिकली नहीं हो जाएगा, हम समझते हैं शायद उसका मेंटल हेल्थ इशू। AI जो है ना वो आपकी इन्फॉर्मेशन को बेच रहा है, तो बड़ी परेशानी में उसने मुझे वॉइस मैसेज भेजा कि यार मैंने तो अपने डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट जो मैंने किसी को नहीं बताया वो मैंने ChatGPT से बातें की हुई हैं, तो अब व्हाट इज सम बिलियनियर बाइज माय इन्फॉर्मेशन। किसी लव्ड वन के साथ अगर जनरेशन जी हार्ट टू हार्ट करे तो चीज़ें बेहतर हो सकती है। वो कौन सी वन कन्वर्सेशन है? लोगों को अगर आप पूछ लें कि आप में से कभी कोई डिप्रेशन में रहा, नोबडी रेजेस देयर हैंड, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। आपके थ्रू मैं जेन जी का माइंडसेट समझना चाहती हूँ कि अभी एक फैसिलिटी अवेलेबल है, फॉर फ्री है, और अगर है भी कॉस्ट अगर कोई लगी भी है तो कॉस्ट इज एज मिनिमम दैट दे कैन बेयर। पाकिस्तान में जब हम बात करते हैं, हम एक कलेक्टिविस्टिक कल्चर में रहते हैं। हमारे यहाँ पे फैमिली एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होती है। आपके प्रैक्टिकल एक्सपोजर के मुताबिक हमारे फैमिली सिस्टम यूथ की मेंटल हेल्थ को शेप कैसे कर रहे हैं? मैंने देखा है कि जेन ज़ी बेचारी जहाँ पे गलत है उसको उससे ज़्यादा गलत बना दिया गया है। उनको इतना टारगेट करते हैं, तुम तो करते ही ये हो, तुम लोग तो हो ही ऐसे, तुम्हारी जनरेशन। कभी एकेडमिक प्रेशर, कभी लोगों की एक्सपेक्टेशन, तो कभी आपके अंदर की खुद की एंग्जाइटी। जेन ज़ी आज एक ऐसी दुनिया में जी रही है जो कनेक्टेड तो है लेकिन उतनी ही ओवरवेलमिंग भी। आज के पॉडकास्ट में हम ये समझेंगे कि इस जनरेशन के असल चैलेंजेस क्या हैं, ये इंडिविजुअल क्यों खामोशी से इतना सफर कर रहे हैं, और हम सब मिलके इनकी मदद कैसे कर सकते हैं। ये सब समझने के लिए, जानने के लिए और इनकी मदद करने के लिए ये पॉडकास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। आज के अहम मौजू पे बात करने के लिए हमारे पास एक बहुत अहम गेस्ट मौजूद हैं। ये अहम गेस्ट उसी जनरेशन से ताल्लुक़ रखती हैं जिस जनरेशन के बारे में हमने आज बात करनी है। आज की हमारी गेस्ट हैं मिस मलाइका मोहसिन, जो द सैंडबॉक्स पाकिस्तान की फाउंडर हैं। ये एक ऐसी NGO है जो यूथ मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। इसके साथ साथ ये यूथ के लिए सेफ स्पेसेस क्रिएट करने के लिए भी काम कर रही हैं। मिस मलाइका सिर्फ इस NGO की फाउंडर नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि जेन ज़ी के असल चैलेंजेस क्या हैं। हम इनके लेंस से समझेंगे इनके चैलेंजेस को, और साथ ही हम सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करेंगे ताकि ना सिर्फ हम इस जनरेशन की मदद कर सकें बल्कि हम सारी जनरेशन्स की मदद कर सकें। तो आइए आज की गुफ्तगू शुरू करते हैं। सो मलाइका, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। चलें गुफ्तगू शुरू करते हैं। हम मेंटल हेल्थ का जो लफ्ज़ है उसे जनरली इस्तेमाल करते हैं, उसे जनरली समझते हैं और अपनी डेली कन्वर्सेशंस में यूज़ करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये लफ्ज़ इतना जनरली भी इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि जो चैलेंजेस एक नस्ल के होंगे वो शायद दूसरी नस्ल के नहीं होंगे। जनरेशन्स के चैलेंजेस मुख्तलिफ होंगे। सो मेरा आपसे सवाल ही ये है कि पाकिस्तान में जनरेशन जी के चैलेंजेस क्या हैं, उनके मेंटल हेल्थ चैलेंजेस क्या हैं आपके मुताबिक? जो जेन ज़ी है वो दो जिंदगियां जी रही है। एक वो ज़िंदगी है जो ऑनलाइन है, एक वो ज़िंदगी है जो भी ट्रेडिशनल है, वो ऑफलाइन है, जो कि वो अपने पेरेंट्स के साथ गुजार रही है। अच्छा। अगर उनके पेरेंट्स उनको कहते हैं कि हाँ कीप योर फैमिली फर्स्ट, फैमिली पहले आती है, ये कोई बाउंड्रीज़ कुछ नहीं होती, सोशल मीडिया उनको ऑन दी अदर हैंड सिखा रहा है कि चूज़ योर बाउंड्रीज़, चूज़ योर सेल्फ, तो वो एक डिलेमा में उनको समझ नहीं आ रहा कि वो आखिर क्या करें। फॉर एग्जाम्पल एक खातून है, वो घर से अपना ऑनलाइन बिजनेस चलाती हैं, पूरा दिन फ़ोन पर वो मार्केटिंग करती हैं, रील्स बनाती है, लेकिन जब उनकी अम्मी आती हैं तो कहती है तुम तो पूरा दिन कुछ करती नहीं हो, तो फोन पे रहती हो। हाँ, सो उसकी वो जो पूरी स्ट्रगल है वो अंडरमाइन हो गई वहाँ पर। इसी तरह फॉर एग्जांपल जंग से मैं हूँ, तो जंग में कोई बंदा बैठा है, वो अपना फ़ोन खोलता है, उसके फ़ोन पे एक टाइम पे कोई ब्रेकअप की रील भी चल रही है, एक ही टाइम पे उसके फ़ोन पे शायरी भी चल रही है, एक ही टाइम पे कोई और डिफरेंट बिल्कुल मीम भी आ रही है। तो
इंसान को समझ नहीं आता ऐसे, स्पेशली जो जेन जी है उसको समझ ही नहीं आ रहा कि वो है क्या। आइडेंटिटी कन्फ्यूजन है कि मैं कौन हूँ, इसका जवाब ही जेन जी नहीं दे पाती। इसके अलावा जो एक कांस्टेंट कंपैरिजन है, फला यूट्यूबर के पास ये गाड़ी है, ये घर है, उसने यूट्यूब से कमाया, मैं क्यों डॉक्टर बनूं, मेरे पास तो ये सब कुछ नहीं है। ब्यूटी स्टैंडर्ड्स लड़कियों के इतने ज़्यादा शैटर हो गए हैं सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से कि हमें पता है कि वो कितने फिल्टर्स लगा के आ रहे हैं, फिर भी हम रैशनलाइज नहीं कर पा रहे कि अच्छा हाँ ये यहाँ पर एक मसला आ रहा है। एकेडमिक प्रेशर, एक टाइम होता था 1100 में से 950 नंबर आते थे, बड़े समझे जाते थे। अब सबके नंबर 1100 में से 1100 आ रहे हैं, तो वो एक प्रेशर और ज़्यादा बढ़ रहा है। पहले होता था डॉक्टर बन जाओगे ज़िंदगी सेट है, अब तो आपको पता है डॉक्टर्स इंजीनियर्स के साथ क्या हो रहा है। तो वो मार्केट इतनी ज़्यादा होती जा रही है कि अब सब कंटेंट क्रिएटर्स बनने का सोच रहे हैं, लेकिन वो भी इतना सैचुरेटेड है कि जेन ज़ी क्या करे। सो मलिका, क्या ये चैलेंजेस सारी जनरेशन्स के नहीं है फ़िलहाल, या ये आप इनको स्पेसिफिकली कहेंगी कि ये जेन जी के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग है, बिकॉज पार्ट ऑफ मिलेनियल्स आर ऑल्सो फेसिंग इट? दे आर Yeah. क्योंकि वो हमसे थोड़ा सा ही आगे है ना एज में। बट आई थिंक जेन जी के साथ मसला ये है कि वो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड वो पैदा होते ही हो गया। आप लोगों को तक सोशल मीडिया जो है वो थोड़ा बाद में आया है। हम पैदा हुए कुछ टाइम बाद, थोड़ा मुझे याद है मैंने कार्टून्स देखे होंगे, उसके बाद ये मेरे 13-14 साल की उम्र में मेरे हाथ में आ गया फ़ोन। अब मेरे से पिछली जनरेशन के हाथ में तो उससे भी पहले आ गया। तो अब 11-12 साल का बच्चा क्लाइमेट चेंज की भी बात कर रहा है, बिल्कुल, उसको वो हाँ। सारा कुछ पता है जो हम जिसका नाम भी नहीं सुनते थे। अभी आज मैं किसी यूनिवर्सिटी में थी तो उनकी वीसी से बात हो रही थी, तो वो मुझे बता रहे थे कि जब हम छोटे थे तो हम 18 साल की उम्र तक लड़कियों के साथ खेलते थे, और वहाँ पर हम सारा कुछ, वो फिजिकल गेम्स जो होती है, कबड्डी भी खेलने, सारा कुछ, हमें इस कॉन्सेप्ट का पता ही नहीं था कि ये खातून है या कोई डिस्टेंस है या पता नहीं क्या हो जाएगा। ही वॉज लाइक 14 ईयर्स ओल्ड बैक देन। सो ये वाली चीज़ें जो हैं अब इतनी ओवर अवेयर है, मुझे लगता है मेरी जनरेशन की, उन्हें समझ ही नहीं आती कि वो क्या करें उस ओवर अवेयरनेस की वजह से। अब मेंटल हेल्थ में भी अगर बात करें तो हर किसी, ये टर्म्स बड़ी कॉमन हो गई है, डिप्रेशन, बाइपोलर, नार्सिसिज्म स्पेशली, और हर कोई बस जी मैं तो डिप्रेस्ड हूँ, मैं तो नार्सिसिस्ट हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमारे साथ हो क्या रहा है। इट्स लाइक सब कुछ हम पे फेंक दिया गया, सारी दुनिया की इन्फॉर्मेशन। पहले हम एक लोकल ज़िंदगी जीते थे। अच्छा। मैं कंपेयर करूंगी अपने आप को अपने पड़ोसियों से, मैं कंपेयर करूंगी अपने कज़न से। अब मैं उस बंदे से अपने आप को कंपेयर कर रही हूँ जो अमेरिका में बैठा है, जैसे मेरा कोई लेना देना नहीं। वर्ल्ड कंपैरिजन। यस, ग्लोबल कंपैरिजन हो ठीक गया है। अब ये। सो आई थिंक इस वजह से ज़्यादा इस जनरेशन का चैलेंज बढ़ गया। राइट, राइट, ठीक है। सो जेन जी के लिए एक बुरी मेंटल हेल्थ कैसे दिखती है? हाउ वुड वी आइडेंटिफाई अ पर्सन फ्रॉम जनरेशन जी जिसकी अच्छी मेंटल हेल्थ है, एंड सिमिलरली अ पर्सन फ्रॉम जनरेशन जी जिसकी बुरी मेंटल हेल्थ है? हम कैसे डिफरेंशिएट करें? एक तो ओवरऑल जो इंडिकेटर्स हैं मेंटल हेल्थ के, कि आप जो चीज़ें एंजॉय करते हैं आपने वो एंजॉय करना छोड़ दी हैं, आपकी एपेटाइट चेंज हो गई है, खाने पीने का दिल नहीं करता, वेट आपका ऊपर नीचे हो गया है, जनरली दोस्तों के साथ बैठने का दिल नहीं करता। ये तो ओवरऑल वो है जो आप हर जनरेशन में चीज़ें देखते हैं। अच्छा, जेन जी का मुझे लगता है जो चीज़ें, अब एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा जेन जी के पास एक नई चीज़ है एयरपॉड्स। वो जब उन्होंने कहीं से भागना होता है वो एयरपॉड्स लगाते हैं और वो कहीं साइड पर जाके बैठ जाते हैं। तो जब ये बिहेवियर, वहाँ पे बैठे बैठे भी जोन आउट हो जाते हैं, जोन आउट हो जाते हैं, यस, और ईदर दे आर ऑन देयर फोन। तो इस तरह की चीज़ों से वो खुद भी, एक तो मुझे लगता है जेन जी बहुत अच्छी है इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में, लेकिन इर्द गिर्द के लोग भी देख सकते हैं कि इसने या तो बात करना कम कर दी है। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, फ्रेंड्स उसको बहुत ईजिली नोटिस कर सकते हैं, लेकिन इस पर हम बाद में आएंगे कि आजकल की जो जेन जी की दोस्तियाँ हैं वो किस तरह की हैं, उनमें कितनी एक, वो कहते हैं ना उसको, मटेरियल है, या बाकी कितनी जो पक्की दोस्ती जिसको कहते थे, हाउ इज दैट एंडिंग। सो राइट, राइट, राइट। सो यहाँ पे मलाइका मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, और वो ये है कि इस जनरेशन के पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, इस जनरेशन के पास फैसिलिटीज़ बहुत हैं। आपने जिस तरह राइटली पॉइंट आउट किया कि गैजेट जो है आप जेन जी को 10, 11, 12 में मिल गया था, राइट? और इफ़ आई रिकॉल माई चाइल्डहुड तो शायद मुझे 17-18 के बाद सेल फ़ोन मिला होगा मेरे बीएस में, और जेन जी के साथ ऐसा नहीं है। सो इतनी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद ये जनरेशन रिजिलियंट होने के बजाय वीक क्यों है? और वुड यू एग्री कि आर दे वीक? ओके,
दिस इज़ समथिंग दैट मैं जिस चीज़ से पहले बड़ा ट्रिगर होती थी जब कोई कहता था कि जेनजी जो है वो बड़ी सेंसिटिव है, लेकिन विद टाइम मैंने खुद भी रियलाइज़ किया और अक्सर मैंने अपने असातिज़ा को कहते हुए सुना था कि बच्चों को तो पहले हम चपेड़े भी मार देते थे, अब हम बच्चों को थोड़ा सा कुछ कहते हैं तो ये रोने लग जाते हैं क्लास से बाहर जाके। तो ये चीज़ तब मैंने नोटिस करना शुरू की कि हाँ, सेंसिटिविटी बढ़ गई है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हर जनरेशन के और शुरू से जब से ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करती है तब से चैलेंजेस थे। पहले सर्वाइवल का चैलेंज था, खाना ढूँढने का, उसके बाद बिल्कुल। फिर वर्ल्ड वॉर आई। अब जो चैलेंजेस हैं वो शिफ्ट होते जा रहे हैं इंटरनली, हम्म। इंटरनल चैलेंजेस, इमोशनल चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। सो अब मसला ये है कि हमारे कल्चर में इंटरनल चैलेंज को चैलेंज समझा नहीं जाता है। ठीक अब है। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड जो है वो साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर कि आपकी नीचे वाली जैसे जैसे नीड्स फुलफिल होती जाएंगी, जैसे फूड, फिर लव एंड बिलोंगिंग, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको मज़ीद चाहिए होता है। तो ये वो नीड्स हैं जो शायद हमारे पेरेंट्स ने कहा था हमें नहीं मिला तो हम अपने बच्चों के लिए कर दें, लेकिन ठीक जैसे ही है। वो फुलफिल होती हैं तो वो उससे ऊपर वाली जो हमारी इमोशनल नीड्स हैं वो बढ़ती जा रही है। सो आई वुड एग्री सम हाउ वी आर अ बिट सेंसिटिव। और मुझे लगता है कि ये जो आपने बात की कि टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज के बावजूद क्यों मैसेज आ रहे हैं, सोशल मीडिया के बारे में स्पेशली मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये फ़ोन हमें हर किसी ने पकड़ा दिया, नोबडी एवर टॉट अस कि क्या कैसे इसको यूज़ करना है। पेरेंट्स बता देते हैं अच्छा बेटा ये गंदी चीज़ है, ये नहीं देखनी है, लेकिन आपने देखा होगा हम एक रील देखते हैं, अगली 3 रील्स वैसी आ जाती हैं। सो आई ऑलवेज से एल्गोरिदम चेंज हो जाता है। हाँ, सो ऑलवेज से इट इज़ इन योर हैंड्स। तो आपने उसको बड़ा स्मार्टली यूज़ करना है। लेकिन क्योंकि इस पॉइंट पर जब तक हमें समझ आता है कैसे इस्तेमाल करना है, वी हैव गिवन इनटू इट, और हम इतने एडिक्टेड होते हैं कि वो जो हमें सोशल मीडिया दिखाता है हम वो देखते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है वक्त के साथ वो स्ट्रेंथ आने की बजाय वो डिपेंडेंसी ज़्यादा आ गई है। सो मलिका, जिस तरह आप एक एनजीओ भी चला रही हैं और 16 साल की उम्र से चला रही हैं, लेट मी हाईलाइट दैट हियर, एंड आई एम श्योर कि आप इस जनरेशन के चैलेंजेस आउटसाइड द क्लिनिकल सेटिंग भी समझती हैं, जो रियल लाइफ चैलेंजेस हैं। उनमें से आपने चंद अभी हाईलाइट भी किए, लेकिन अपनी प्रैक्टिस में जब आपने झंग में प्रैक्टिस किया, लाहौर में प्रैक्टिस किया, पहला सवाल तो मेरा ये है कि क्या चैलेंजेस का फ़र्क दिखा लाहौर में, झंग में, सरगोदा में, या जिधर जिधर आप गईं? अच्छा, चैलेंजेस का फ़र्क मुझे लगता है कि जनरेशनली क्योंकि रिसोर्सेज की कमी ज़्यादा होती है। मैंने देखा छोटे शहरों में क्योंकि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा चैलेंजेस जो हैं वो वहाँ से स्टेम करते हैं। जिस तरह बच्चे कहते हैं कि फाइनेंशियली हमारे पेरेंट्स के पास इतना नहीं है हमें पढ़ने भेज सकें, लड़कियाँ चाहती हैं कि हम पढ़ने जाएँ दूसरे शहर, वो नहीं जा पाती। छोटे शहरों में इस तरह के मसाइल होते हैं। ठीक है। अगर आप लाहौर में देखें या दूसरे जो बड़े शहर हैं इस्लामाबाद, कराची, वहाँ की यूथ के बिल्कुल डिफरेंट मसाइल हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि लाहौर, कराची और इस्लामाबाद इस मुल्क के अंदर अलग से मुल्क हैं, जहाँ पे क्योंकि देयर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, तो यहाँ के अपने मसाइल हैं यूथ के। सो उनके जो चैलेंजेस हैं जनरेशन जी की ही अगर हम बात करें, वो सेम नहीं है, वो वेरी कर रहे हैं फ्रॉम सिटी टू सिटी। यस, वो आपके ओके। सारा जो आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, इस पर मुझे लगता है क्या वो कोई सिमिलर चैलेंजेस भी हैं जो लाहौर में बैठा हो, फैसलाबाद में बैठा हो, झंग में बैठा हो, सारी जेन जी में कॉमन है? वो क्या है? अच्छा, वो जो मैंने शुरू में कुछ चीज़ों के बाद, हाँ, एकेडमिक प्रेशर तो है, ठीक है। स्पेशली लो सोशियो इकोनॉमिक में तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्रेशर है ना कुछ बनना है। ठीक है। एकेडमिक प्रेशर के अलावा कंपैरिजन, फ़ोन उसके हाथ में भी है जो किसी गुजरांवाला के जंग के गांव में बैठा है, फ़ोन उसके हाथ में भी है जो लाहौर के गांव में बैठा है। ठीक तो है। कंपेयर वो दोनों अपने आप को कर रहे हैं, और वो ठीक है। आइडेंटिटी क्राइसिस मुझे लगता है कहीं ना कहीं दोनों जगह पे है। अच्छा, वुड यू एग्री कि अब वाले पेरेंट्स आर मोर ओपन अराउंड द आइडिया कि बेटा जो मन ने बन लो, रादर देन बेटा सिर्फ इंजीनियर बनेगा और बेटी सिर्फ डॉक्टर बनेगी, और उसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। अगर मैं अपनी एग्जांपल दूँ यहाँ पे, आई रिमेंबर आई वांटेड टू बी अ फाइटर पायलट ओके। एंड आई एम द ओनली डॉटर। तो मेरी वालदा ने एक दफ़ा उनसे छुप के मैंने ट्रायल दिया, तो दूसरी दफ़ा उन्होंने ट्रायल नहीं देने दिया। तब ताज़ा ताज़ा मरियम का जहाज़ क्रैश हुआ था। तो शी वाज लाइक हम ये तो नहीं कर रहे। सो मेरे लिए लाइंस बड़ी स्टेंजेंट थी, टाइट थी, नैरो थी। क्या जेनजी के भी वही चैलेंजेस हैं जब हम एकेडमिक्स की बात करते हैं, या उनके चैलेंजेस एकेडमिक्स के अंदर फ़र्क हैं?
मुझे लगता है जेन ज़ी में अभी भी पेरेंट्स के अंदर वो रिजिडिटी है, लेकिन हाँ, मुझे लगता है ये चेंज इसलिए हुआ है क्योंकि अब उनको पता है नौकरी तो डॉक्टर इंजीनियर को भी नहीं मिल रही, नौकरी तो किसी और पेशे वाले को भी नहीं मिल रही। बिकॉज़ ये मैंने एक्चुअली देखा है, डॉक्टर्स आर नाउ स्ट्रगलिंग। आप खुद देखते होंगे सोशल मीडिया ने पेरेंट्स को बड़ा अवेयर किया कि अच्छा इसके अलावा फील्ड्स वाक़ई और भी हैं। पहले समझा जाता था बैचलर्स करने वाले बच्चे शायद नालायक होते हैं, जो बीएससी करते हैं उनका कहीं नहीं होता तो वो बीएस में उनका एडमिशन हो जाता है। लेकिन अब आके नैरेटिव थोड़ा सा चेंज हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है अभी भी वक्त है, अभी भी जेन ज़ी थोड़ी सी सफ़र कर रही है इस चीज़ में। बिकॉज जब मैं अकेडमीज जाती हूँ और वहाँ पे मैं रश देखती हूँ एमडी कैट के एग्ज़ाम्स का और जो ई कैट है उसके लिए, तो मुझे लगता है अभी भी मसला तो है, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। हाँ, इसके अंदर मैं थोड़ा सा अपना एक ओपिनियन भी ऐड करना चाहूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे वक्त में जिस तरह आपने राइटली पॉइंट आउट किया, हाईएस्ट मार्क्स 950 बड़े अच्छे समझे जाते थे। अब आपकी जनरेशन ने तो कंपटीशन ही इतना बढ़ा दिया है कि 1100, 1150, 10.5 कोई बात ही नहीं है, 1050। सो आई थिंक यू हैव सेट द बार टू हाई, जिसके लिए मैं फॉर थोड़ा आवर सा ओन सेल्फ, फॉर योर ओन सेल्फ एंड फॉर अदर जनरेशंस एज वेल। हमने अपने आप को मुश्किल में डाल दिया। ठीक है। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा अगर हम गुफ्तगू को थोड़ी सी संजीदा रुख की तरफ लेके चलें, जनरली जब कोई स्ट्रगल कर रहा होता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, तब पता लगता है जब मामला बड़ा ख़राब हो चुका हो। थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्ट में देखें, अगर रिफ्लेक्ट करें तो छोटे छोटे क्यूज़ होते हैं जो सारे रास्ते में इंसान छोड़ रहा होता है। इसी को एडअप करते हुए गुज़िश्ता 1 साल में ही बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी जान ली, और अगर जल्दी उनके मेंटल हेल्थ चैलेंजेस पता लग जाते तो शायद वो आज हमारे साथ मौजूद होते। वो कौन से वार्निंग साइंस हैं जो हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करने चाहिए, जो कि जनरेशन जी के अंदर आपने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि ये अर्ली वार्निंग साइन हो सकता है, जिसको अगर आप टारगेट कर ले, पहचान लें, तो आप इनको किसी संगीन कदम को उठाने से रोक सकते हैं? अच्छा, मैं हमेशा कहती हूँ हमारा एक मसला ये भी है कि जब तक कोई फिज़िकल मेंटल हेल्थ का सिम्टम नहीं नज़र आता ना, हमें लगता है कि ये चीज़ सीरियस ही नहीं है। जब तक हमारे सामने किसी को पैनिक अटैक नहीं आएगा, जब तक हमारे सामने किसी को कुछ फिज़िकली नहीं हो जाएगा, हम समझते हैं शायद उसका मेंटल हेल्थ इशू इम्पॉर्टेंट ही नहीं है। बच्चा घर आके बताता है, अम्मी मुझे लग नहीं रहा कि मेरा दोस्तों के साथ दिल लग रहा है, मेरा कुछ करने को दिल नहीं करता। आगे से मैंने देखा है पेरेंट्स भी उस तरह से उस चीज़ को केटर नहीं करते। वो कहते हैं हाँ हाँ, कुछ नहीं होता, हमारे टाइम पे तो नहीं होता था, बस ठीक हो जाएगा, छोड़ो इस चीज़ को। सो वो अगर बात करना भी चाहे तो वो नहीं कर पाता, और फिर अगेन जब कोई फिजिकल सिम्टम आता है या बहुत कुछ इस तरह का होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सो अर्ली वार्निंग साइंस, इनकी मैंने पहले भी बात की, वही है कि वो लॉस ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको दिखे कि आपके किसी दोस्त का वो जो पहले एक्टिविटीज़ हॉबीज़ थी उसकी, वो नहीं उनमें पार्टिसिपेट कर रहा। यूनिवर्सिटी में अक्सर बच्चे आना छोड़ देते हैं, और मैंने देखा है कि अब के बच्चे वोकलाइज करते हैं अपने मेंटल हेल्थ चैलेंजेस को, लेकिन जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको नेविगेट करना नहीं आता। अब मैंने ये देखा है कि मेरे एक्सपीरियंस में भी अगर मैंने कभी किसी दोस्त के साथ कोई चीज़ शेयर की, उनको समझ ही नहीं आता कि वो आगे से मुझे क्या बोले या वो किस तरह से मेरी इसमें हेल्प आप करें। दोस्त में भी जनरेशन जी की ही बात कर रही हैं, हाँ, या इसके अंदर कोई एल्डर या यंगर आते हैं बीच में? अच्छा, एल्डर के साथ मसला ये है कि अभी जो बहुत एल्डर हैं वो थोड़े से दे आर न्यू टू दिस। आई वोंट से दे आर नॉट ट्राइंग, दे आर ट्राइंग, लेकिन दे आर अ बिट न्यू टू दिस। ठीक है। जो बिल्कुल मेरी जनरेशन के लोग हैं, मुझे लगता है दे आर टू इनटू देमसेल्व्स टू हेल्प अदर पीपल। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर ना, हर कोई, आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर में दोस्ती होती है, सेकेंड सेमेस्टर में बिल्कुल नया ग्रुप है, थर्ड बिल्कुल, सेमेस्टर में नया हाँ। ग्रुप है। बिकॉज जहाँ पर हमें स्वाइप राइट स्वाइप लेफ्ट कल्चर है, जहाँ पे हमें फ़ायदा नज़र आता है, रिलेशनशिप्स में भी हम वहीं जाते हैं। हमारी जनरेशन का ये मसला है विच आई हैव नोटिस। फ्रेंडशिप में भी जहाँ हमें फ़ायदा नज़र आता है, हम एफर्ट नहीं अब डालते। सो मैंने देखा जब दोस्त के पास कोई चैलेंज लेकर जाते हैं, दोस्त भी उस तरह से उसको, लड़कों में तो वैसे ही इसको नहीं इम्पोर्टेंट समझा जाता, वो तो वैसे ही मजाक में उड़ा देते हैं कि तुम तो लड़के हो, तुम तो मर्द हो, तुम्हें क्या हो गया। लड़कियों में फिर भी दे लिसन टू यू, बट मुझे लगता है कि अभी भी कम्युनिकेशन वाइज देयर इज़ द नीड कि हम लोगों को सिखाएं कि आपने सुनना कैसे है किसी को। So if this generation understands the problem in such a good way, ये जनरेशन अपने मसले को इतना बेहतर समझ सकती है, तो फिर इसका हल क्यों नहीं निकाल पा रही? बिकॉज मेरे ख्याल से आप भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, आप स्लाइटली मेरे से एग्री करेंगी, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, मसले को समझना पहला कदम है Yes. आगे इंटरवेंशन की तरफ जाने के। अब हमें पता लग गया कि भाई हम एक दूसरे को सुनते नहीं हैं, हम
दोस्ती में एक जगह मौजूद तो है लेकिन मौजूद नहीं है, हम्म। हम इसको बेहतर क्यों नहीं बना रहे? अच्छा, हम इसको बेहतर इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास वो एनर्जी नहीं है ना। मैंने अभी बात की कि एफर्ट हाँ। डालना ही नहीं हम चाह रहे। अब इवन साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाना होता है, ये थोड़ी सी ऑफ टॉपिक बात है बट इट्स समहाउ रिलेटेड। साइकोलॉजिस्ट के पास जाना होता है, हम सबसे पहले देखते हैं कि ये वाला बंदा 5,000 ले रहा है, 4,000 ले रहा है, 3,000 ले रहा है। हम कहते हैं ये पैसे तो डॉक्टर भी लेता है, क्या फ़ायदा इसको देने का, मैं खुद ट्राई करता हूँ। एंड देन वी गो टू इंस्टाग्राम, वी सर्च कि मुझे ये मसला है गूगल पे। Okay. गूगल आपको कहता है आप मरने वाले हैं, थोड़ी देर बाद चलें वो अपना वो बयान बदल के टेल्स यू कि दिस इज़ द प्रॉब्लम दैट्स गोइंग ऑन विद यू। सो हम लोग अपने थेरेपिस्ट भी साथ ही बन गए हैं। और मसला ये है कि इंटरवेंशन यूजुअली मुझे जो पर्सनली लगता है कि जब तक आप किसी प्रोफेशनल, अगर जो मसला है वो काफ़ी ज़्यादा है, आप नहीं जाते तो खुद उसको करने का फ़ायदा नहीं है। मुझे लगता है जेन जी अपने आप को नेविगेट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन दे आर ट्राइंग सो हार्ड बिकॉज दे हैव, मतलब इंटरनेट उनको 5 चीज़ें बता रहा है जो वो कर सकते हैं। उनको ये नहीं पता कि उन्होंने एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है। सो अगर आप थोड़ा सा इनसाइड डिस्क्लोजर करें, जेन ज़ी एआई पे ज़्यादा ट्रस्ट करता है या फिर जो इसके इर्द गिर्द जीते जागते इंसान है ये उनको भी कुछ इम्पोर्टेंस देते हैं और उनकी एडवाइस को भी मानते हैं? मैं ये अच्छा। आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर बेस्ड क्वेश्चन पूछ रही हूँ क्योंकि यू हैव बीन वर्किंग विद देम। अच्छा, आई टेल यू अ वेरी फनी थिंग। रिसेंटली वन ऑफ माई फ्रेंड्स शी सेंट मी अ वीडियो, और उस वीडियो में ये था कि एआई जो है ना, मतलब इट्स वो आपकी इन्फॉर्मेशन को बेच रहा है। तो बड़ी परेशानी में उसने मुझे वॉइस मैसेज भेजा कि यार मैंने तो अपने डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट जो मैंने किसी को नहीं बताया वो मैंने चैट जीपीटी से बातें की हुई हैं, तो अब व्हाट इज सम बिलियनियर बाइज माई इन्फॉर्मेशन। सो तब मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली वी डू ट्रस्ट एआई मोर देन आवर साइकोलॉजिस्ट, मोर देन आवर पेरेंट्स, कि हम उसको जाके सारी बातें अपने बताएं। तो लेकिन इसका जो एक वो बुरा वो है, हमें लगता है चैट जीपीटी इज हेल्पिंग अस, इट्स नॉट। रिसेंटली मैंने एक कोई वीडियो देखी, उसमें वो बता रहे थे कि किसी ने सर्च किया चैट जीपीटी के यू नो मेरे काम पे ये हुआ है, मुझे निकाल दिया, मैं बड़ा परेशान हूँ। तो चैट जीपीटी ने आगे से कहा यू नो आई एम हियर, आई अंडरस्टैंड यू। उसके बाद उसने पूछा व्हाट इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन लंदन, तो उसने उसको वो बता दिया। तो of course that person can go and end their life. So AI को आप जाके बताएंगे I cheated on my wife but I feel bad about it. AI आपको कहेगा कोई बात नहीं, जो उस वक्त आपके जज्बात ऐसे थे, I understand you. So even if you kill somebody for example, तो वो AI फिर भी आपको rationalize कर देगा, वो आपको वो जवाब देगा जो आप चाहते हैं। So that is why मुझे लगता है addictive है psychologically। जब आप अपने मसाइल बताते हैं, हम लोगों की as human beings, हम psychologist के पास भी जाते हैं, हमें होता है कि वो validate करे और कहें हाँ हाँ जो तुम कह रहे हो वो सही है। सो चैट जीपीटी यही करता है, एआई यही करता है हमारे साथ। सो दैट इज़ वाई अब हमने उस पर ज़्यादा, लेकिन उसकी वजह से अब इतने सुसाइड केसेस भी रिसेंटली आए हैं कि इट्स एक्चुअली कंसर्निंग। वी शुड स्टॉप यूजिंग एआई फॉर आवर मेंटल हेल्थ इश्यूज। अगर आप मुझे अपने एनजीओ के बारे में थोड़ा सा बताएं, कहाँ से ये आइडिया आया कि मैं एक मेंटल हेल्थ एनजीओ यूथ के लिए बनाती हूँ और इसके अंदर क्या मेजर चैलेंजेस हैं जो आपने फेस किए? अच्छा, सो आइडिया इस तरह से आया कि बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड, तो देयर वाज दिस प्रेशर दैट डॉक्टर बनना है। ठीक है। अननोइंग प्रेशर, क्योंकि बचपन में कोई आके पूछता था क्या बनना है, वो मेरे जवाब से पहले कहता था आपने तो डॉक्टर ही बनना होगा। सो आई रिमेंबर वन डे आई वाज इन अकेडमी, इंग्लिश की अकेडमी थी, और मुझे अचानक से लगा मुझे सांस नहीं आ रहा। सो माई फैमिली हैज़ एस्थमा हिस्ट्री, ओके। सो आई थॉट मे बी इट्स दैट। आई टुक द इनहेलर, लेकिन जब बहुत देर हुई मुझे सांस नहीं आई, लोग इकट्ठे हो गए, तो मुझे लगा बस ख़त्म है आज, दिस इज़ माई लास्ट डे ऑन अर्थ। ओके। सो आई वेंट बैक होम, और फिर मुझे पता चला दैट वाज अ पैनिक अटैक। एंड देन फिर मैंने सोचा, फिर लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दी। यू नो एज इन स्मॉल सिटीज़ कोई छोटा सा मसला, स्पेशली मेंटल हेल्थ इशू किसी को हो, तो लोग तो फ़ौरन उस चीज़ को पिक करके बातें करना शुरू कर देते हैं। सो देन आई रियलाइज्ड कि शायद मैं ये बातें सुन लूँ, बट देयर वुड बी अदर वुमेन इन जंग, अदर गर्ल्स जो शायद इस बात को नहीं सुन सकें। बिकॉज रिसेंटली उसी टाइम पे मेरे सिटी में ही समबडी एंडेड देयर लाइफ बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ एकेडमिक प्रेशर। तो मुझे था कि यू नो मैं एक मेडिकल बैकग्राउंड की फैमिली से थी, मुझे नहीं पता था कि आई हैड अ पैनिक अटैक। देयर वुड बी सो मेनी पीपल इन माई सिटी जिनको नहीं आइडिया होगा। तब मुझे ये नहीं पता था कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना होता है, इट्स अ प्रोफेशन, एंड देन एनजीओ क्या होती है। आई मेट अ फ्रेंड एंड देन शी टोल्ड मी अबाउट इट। तो तब शुरू किया, और फिर उसके बाद जब हमने 2-3 सेशंस कर लिया, आई थॉट यू नो वी शुड डू बड़ा सेशन जिसमें पूरा सिटी आए।
सो देन तब मुझे जो है वो 50 रुपये मिलते थे दिन के, एंड आई यूज टू बाय अ समोसा एंड अ जूस फ्रॉम दैट. तो मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, एंड आई डिडंट वांट टू आस्क माय फादर. तो मैंने कहा कि हम कोई टिकट रख देते हैं इसकी, एंड विल सेल दैट, और उससे शायद हमें पैसे आ जाएं. सो एवरीबडी टोल्ड मी, क्योंकि मैंने तब टीम बना ली थी अपने इर्द गिर्द के सारे जूनियर सीनियर्स को इकट्ठा करके. सो दे टोल्ड मी व्हाट इफ इट फेल्स, एंड आई वाज लाइक व्हाट इफ इट डजंट. एंड आई रिमेंबर कि अ लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी टू स्टॉप एंड नॉट डू इट, कि पता नहीं क्या हो जाएगा. इतने छोटे शहर में आपको अंदाज़ा होगा कि एक लड़की का निकलना, बहुत उसका मुश्किल है. बात करना, और फिर मेंटल हेल्थ पे बात करना जिस पे कोई नहीं करता, इट्स सो डिफ़िकल्ट. सो आई टोल्ड देम कि देखें, 4 साल में किसी एक बंदे के जहन में आइडिया आता है, और 10 साल बाद शायद कोई और एक बंदा उसको इम्प्लीमेंट करता है. सो आई डोंट वांट टू बी द वन जिसके जहन में आइडिया आया था और उसने इम्प्लीमेंट नहीं किया. सो दैट इज़ व्हेन आई थॉट कि नहीं करना है. सो फिर पॉकेट मनी की बात मैं इस तरह बताई थी कि वी थॉट कि वील डू द सेशन. एंड जब हमने वो सेशन करना था, सो आई रिमेंबर एक दिन पहले वी ओनली सोल्ड लाइक 207 समथिंग टिकट्स, और 400 टिकट्स पे हमारे पैसे पूरे होते. सो नेक्स्ट डे आई रिमेंबर हम बहुत परेशान थे दैट नोबडी वुड शो अप, एंड नेक्स्ट डे मोर देन 500 पीपल शोड अप, एंड वी हैड टू लाइक गिव देम टिकट्स कागज़ पे बना के, क्योंकि हमारे पास टिकट्स भी नहीं थे. ठीक है. सो दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज्ड कि अल्लाह ताला हैज़ चोजन मी, एंड आई जस्ट नीड टू पुट इन माई एफर्ट्स. और अप टिल नाउ जो चैलेंज सबसे बड़ा वो ये है कि पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ के नाम पे कोई पैसे नहीं देता. आप उनको बताओगे ना, कोई किसी को भूख लगी है, दस्तरखान लगवाना है, वो आपको पैसे दे देंगे. आप उनको बताओगे किसी के ज़हनी मसले है, वो तो कहेंगे ये तो नज़र ही नहीं आता, वाई शुड आई पे फॉर दिस, वाई शुड आई डोनेट फॉर दिस. सो आई एम डूइंग इट ऑल आउट ऑफ माई पॉकेट, एंड आई रियली वांट टू कंटिन्यू दिस, बिकॉज पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ पे, यूथ की मेंटल हेल्थ पे बहुत कम काम हो रहा है. एंड रोज़ मेरे पास इतने लोग आते हैं जो हमें बताते हैं कि ये मसले हमारे हैं, देन आई रियलाइज कि this is bigger than we thought it is. Okay, so that is a huge journey that you have covered, from Jhang till Lahore, from a team of few people till hundreds of people. Yes. in the team. अच्छा, पाकिस्तान में जब हम बात करते हैं तो हम एक कलेक्टिविस्टिक कल्चर में रहते हैं. हमारे यहाँ पे फैमिली एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होती है, और जब हम साथ रहते हैं तो जाहिर है रंजिशें भी होंगी, लड़ाई भी होगी, झगड़ा भी होगी. सो ये सपोर्ट सिस्टम कभी कभी स्ट्रेसर भी बन जाता है, और कभी कभी स्ट्रेस में इजाफा भी कर देता है. तो मेरा अब आपसे सवाल ये है कि आपके प्रैक्टिकल एक्सपोजर के मुताबिक हमारे फैमिली सिस्टम यूथ की मेंटल हेल्थ को शेप कैसे कर रहे हैं? अच्छा, फैमिली सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है. अशफाक अहमद साहब ने एक बात की थी कि हम दूसरे की बात इसलिए सुनते हैं कि हम उसको जवाब दें. सो मैंने ये बड़ा नोटिस किया, इधर इट इज़ योर सिबलिंग्स या पेरेंट्स, वो आपकी बात इसलिए सुनते हैं कि वो आपको थोड़ी सी जजमेंट दें और फिर जवाब दें. एक बड़ा मसला जेनजी जो रिपोर्ट करती है कि अम्मी अबू कहते हैं हम आपके दोस्त हैं, लेकिन जब हम उन्हें जाके बताते हैं कि हमने फ़लाँ काम, गलत काम शुरू कर दिया, तो फिर डांट क्यों पड़ती है हमें. सो उसके बाद फिर बच्चे जो है वो बताना छोड़ देते हैं कुछ अपने पेरेंट्स को. सो मसला यहाँ पे है कि वो एक एम्पैथी का लफ्ज़ बड़ा यूज़ करते हैं कि जब आपके पास आपका बच्चा आए तो आप उसको कहें ठीक है, गिव देम द स्पेस, लिसन टू देम. अगर आपने उनको किसी चीज़ से मना करना है, तो अब अगेन जैसे हमने बात की, जल्दी थोड़ी सेंसिटिव भी है, सो आपने उनको बड़े तरीके से मना करना है या समझाना है, एंड यू हैव टू लेट देम कन्फाइड इन यू, इतना कि आपका बच्चा आपके अलावा किसी के पास ना जाए. क्योंकि हाँ, यहीं पे सोल्यूशन की बात भी कर लेते हैं. हेल्प मी अंडरस्टैंड, आई एम नॉट अ पेरेंट, आई एम अ मिलेनियल. हेल्प जनरेशन एक्स अंडरस्टैंड वो ये कैसे करें, कैसे वो ये गुफ्तगू करें कि जेन जी हर्ट ना हो, सेंसिटिव ना हो जाए और बात भी समझ ले. अच्छा, आई थिंक इसके अंदर इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन हु द अदर पर्सन इज. पहली बात तो मैंने देखा जो बिल्कुल जेन जी के स्टार्ट में, मतलब मेरे से जो बहुत बड़े लोग हैं, वो यूजुअली समझते हैं कि हमें तो समझा ही नहीं जाता और वो सुनना ही पसंद नहीं करते हैं. आपने देखा होगा आपके इर्द गिर्द जो बिल्कुल छोटे, मतलब मेरे से 4-5 साल छोटे लोग हैं, 15-14, दे आर लाइक कि आप तो ना ही बात करें, मेरे से तो बेहतर है. सो आई फील लाइक कि उनसे बात करने का तरीका एक ये हो सकता है कि आप उनकी लैंग्वेज को थोड़ा सा लर्न करें. आजकल स्लैंग्स बड़े चल रहे हैं, टू मैनी स्लैंग्स, सो प्रॉबेबली लर्न दोस. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक कि हमारे वक्त पे सिर्फ 1-2 स्लैंग्स होते थे, फोमो और LOL. या अब तो इतने स्लैंग्स हैं कि डिक्शनरी आई कांट कीप अप विद देम. सो पूरी, हाँ, या.
सो आई थिंक इसी तरह से बात करके आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अगेन वो जजमेंट वाले उससे नहीं, मैंने देखा है कि जेनजी बेचारी जहाँ पे गलत है उसको उससे ज़्यादा गलत बना दिया गया है, उनको इतना टारगेट करते हैं कि तुम तो करते ही ये हो, तुम लोग तो हो ही ऐसे, तुम्हारी जनरेशन तो है ही ऐसी। वो जब आप ये बात करके उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो फिर कहते हैं कि क्यों ही हम सुने। सो आप एग्री कर रही हैं इस बात से कि आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के मुताबिक जनरेशन्स की इमोशनल रेसिप्रोसिटी में गैप मौजूद है। इमोशनल रेसिप्रोसिटी से मेरी मुराद ये है कि मैं जो कह रही हूँ और आप जो सुन रही हैं और समझ रही हैं उसमें एक गैप है। मुझे शायद आपकी समझ नहीं आ रही और कुछ पॉइंट्स पे शायद आपको भी मेरी समझ नहीं आ रही। बिल्कुल। क्या ऐसा है या हाईलाइट हमने इसको ज़्यादा कर दी है? मुझे लगता है ऐसा है बिकॉज वो जो अगेन वो जो मैं ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन की शुरू से बात कर रही हूँ वो जेनजी में बहुत ज़्यादा है। तो वो शायद जिन लेबल्स को भी जानते हैं, हो सकता है कि मिलेनियल्स उन लेबल्स को ना उस तरह से समझते हों या जानते हों, और उनको वैसे भी जेनजी बिलीव्स के द ऑनलाइन वर्ल्ड अंडरस्टैंड्स देम मोर देन द रियल वर्ल्ड, जो हमने पहले भी बात की है। सो मुझे लगता है कि इमोशनल रेसिप्रोसिटी का गैप काफ़ी ज़्यादा है, अभी भी है। सो आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के मुताबिक क्या वो लॉन्ग रन में ड्यूरेबल है? ऑनलाइन वर्ल्ड में डेफिनेटली मेरे बहुत से क्लाइंट्स हैं, इंटरनेशनल दोस्त हैं, लेकिन एकदम वो दोस्त गायब भी हो जाते हैं। क्या ये डिजिटल रिश्ते ड्यूरेबल हैं, हेल्पफुल हैं, लॉन्ग रन में होंगे? आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता वो जो एक दो, अब रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी कि वो दोस्ती को एक्सप्लेन कर रहे थे। उन्होंने कहा दोस्ती वो है कि आपके साथ कोई खामोश भी बैठा है तो वो बस आपको एक सुकून है कि वो साथ आपके कोई बैठा है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट तो अब वैसे ही ख़त्म हो गया है। और दोस्ती में वही बात है, जब आपका दिल करता है, आजकल वो भी बड़ी चीज़ है ना, बाउंड्रीज और सारा कुछ, दे आर वेरी गुड। बट हमारा जब दिल करता है हम कहते हैं हाँ यार सॉरी आई एम नॉट फीलिंग वेल, एंड देन वी सीन्स ऑन पीपल फॉर 3-4 days, दो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, दो वो काम की बात होती है, लेकिन हम उन्हें जवाब भी देना पसंद नहीं करते कि हमारा अपना एक वो चल रहा है। सो आई थिंक कि ये जो अब की ऑनलाइन दोस्ती है, इट्स गोइंग टू स्टे फॉर नाउ। अभी हमें कुछ टाइम लगेगा कि ये दोस्तियाँ ऑनलाइन होंगी रहेंगी। आजकल रील्स भी बड़ी आ रही होती है ना कि आई हैव अ बेटर ऑनलाइन फ्रेंड देन एन ऑफलाइन फ्रेंड, लेकिन आई फील लाइक विद टाइम ये ख़त्म होता जाएगा, क्योंकि वो जो आपकी एक फिजिकली किसी की प्रेजेंस है ना, इवन साइकोलॉजिस्ट हम हैं, हम सेशन भी लेते हैं तो हम प्रेफर करते हैं कि फिजिकली प्रेजेंट हो इंसान। तो वो जो एक फिजिकल प्रेजेंस इंसान बना है ऐसे है कि हम उससे ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट करते हैं जब हमारे सामने कोई बैठा होता है। सो आई फील लाइक कि आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ ख़त्म होती जाएगी। अब इमोशनली भी अगर हम बात करें तो ऑनलाइन हमने किसी को बताना हो ना, किसी दोस्त को कि हम परेशान हैं, हम उसको डायरेक्टली नहीं बताते, वी सेंड देम अ रील के यू नो ये फला फला चीज़ हुई है तो अस मोमेंट, और पुट अ स्टेटस कि यू नो आई डोंट क्राई इन रेन, आई क्राई इन रेन सो नोबडी कैन सी माय टीयर्स, ये वाली चीज़। सो वी पुट दैट अप एंड हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अगला बंदा कुछ कहेगा, और वो भी जो कहता है क्योंकि वो हर किसी के रोज़ मसले सुन रहे, तो वो भी आपको बड़ा ऊपर ऊपर से So, in your experience, what is that one conversation, वो एक गुफ्तगू जो रियल लाइफ में किसी पेरेंट, दोस्त, किसी लव्ड वन के साथ अगर जनरेशन जी हार्ट टू हार्ट करे तो चीज़ें बेहतर हो सकती है? वो कौन सी वन कन्वर्सेशन है? सो लोग कहते हैं एक्सपेक्टेशंस ना लगाएं, मैं कहती हूँ इट्स नॉट पॉसिबल, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर पीपल। सो एक्सपेक्टेशन अपनी क्लियर रखें। अगर फॉर एग्जांपल मैं आज अपने पेरेंट्स को लेके बैठती हूँ, मैं उनसे डिस्कस करूँगी कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझसे, मैं डिस्कस करूँगी मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ। अब जब भी ये डिस्कशन शायद हम करते भी हों, लेकिन हम उसको इतने उस वाले नज़रिए से करते हैं कि हम अगले को शायद पढ़ जाएंगे कि अगर वो मेरी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर रहा, या अगर बच्चा जो है वो कहता है कि अम्मा अब्बा जो है उन वो मेरी एक्सपेक्टेशन को अम्मा अब्बा नहीं समझ रहे हैं, बच्चा ये कहता है, तो वो कोई मिडिल ग्राउंड निकालते नहीं है। तो आई फील है कि बैठ कर एक दफ़ा बात करना दोस्ती में कि तुम क्या चाहते हो, मैं क्या चाहता हूँ, ये मैं तुम्हें दे सकता हूँ दोस्ती में, ये नहीं दे सकता हूँ, और उस पर फिर फैसला किया जाए कि किस तरह से हम एक मिडिल ग्राउंड पे आ सकते हैं। मसला ये है कि दोस्तियों में तो वैसे ही वो मिडिल ग्राउंड रहना ही छोड़ गया, वो एफर्ट्स की जो मैं बार बार बात कर रही हूँ। लेकिन पेरेंट्स के साथ ऑफ कोर्स दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि पेरेंट्स अपनी एक्सपेक्टेशन बताएं एक बड़े नॉन थ्रेटनिंग अंदाज में। पेरेंट्स के साथ भी ये कन्वर्सेशन हो सकती है एक्सपेक्टेशन पे? मुझे लगता है, लेकिन वो भी अगेन मैंने कहा है ना कि ऐसे लड़ाई नहीं करनी आपने जाके। हम लोग यूजुअली मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन भी, हमारे पेरेंट्स भी,
बात इस तरह करते हैं जैसे वो आपको कोई किसी अथॉरिटी वाले उससे कोई हुक्म दे रहे हैं, या बच्चे भी ऐसे करते हैं कि आपको तो कुछ नहीं पता, आप रहने ही दें। तो मुझे लगता है कि उसको आराम से कॉन्वर्सेशन को लेके चलना, एक उस पर लेकर आना, उनसे पूछना कि अच्छा मुझे बताएं आप क्या चाहते हैं मेरे से, और फिर बच्चा बताए कि मैं ये चाहता हूँ, और कहीं ना कहीं उसका वो, अगर तो वो दोनों समझने वाले हो, इस पे शर्त ये है कि यू शुड बी रेडी टू चेंज। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपकी जनरेशन को क्रेडिट भी देना चाहूँगी एक चीज़ पे। अगर इफ़ आई गो बैक इन टू माई चाइल्डहुड, तो मुझे याद है कि हम एक तरह से एक्स जनरेशन के एज पे ही आ रहे हैं, जहाँ पे नो का मतलब नो होता था और रीजनिंग नहीं थी आती। आपकी जनरेशन ने एटलीस्ट ये एक डिफरेंस क्रिएट कर दी है कि अब पेरेंट्स रैशनल रीजनिंग देने की तरफ आ गए हैं। वो वाई एक्सप्लेन करते हैं, यस, वो एक्स पे नहीं रुकते, दे एक्सप्लेन दैट वाई बिहाइंड द रीजन। सो इसका क्रेडिट डेफिनेटली आपकी जनरेशन को मैं दूंगी। और इसके साथ साथ मेरा अगला सवाल जो आपसे होगा वो ये होगा कि चूंकि आपकी जनरेशन ने दूसरी जनरेशन्स को हेल्प भी की है काफ़ी हद तक, ये खुद हेल्प लेने से क्यों कतराती है? अच्छा, खुद हेल्प लेने से इसलिए कतराती है क्योंकि अब जो बहुत ही जो यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे हैं, कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, दे आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स फॉर मनी स्पेशली। अब क्योंकि वो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में गैप इतना ज़्यादा आ गया ऑफ अंडरस्टैंडिंग मेंटल हेल्थ, तो बच्चे अगर पेरेंट्स के पास जाए, मैंने जितने केसेस अपने इर्द गिर्द देखे हैं, अपने दोस्तों में भी इवन देखे हैं, तो आगे से वो कहते हैं कि हम अपने पेरेंट्स को क्या कहें, वो तो इसको इम्पोर्टेंट ही नहीं समझते, वो कहते हैं कोई नहीं जाना काउंसलिंग सेशन लेने। सो एक तो मुझे लगता है ये वाली चीज़ है। दूसरा ये कि वो जो स्टिग्मा अटैच्ड है अभी तक, चाहे हमें लगता है कि वो कहीं ना कहीं चला गया, अभी भी साइकाट्रिस्ट के ऑफिस के बाहर आपको झंग में कोई बंदा मिले और उसको कोई देख ले तो वो कहेगा फलां का बच्चा तो पागल हो गया है, पागल हो गया, फलां पे दिखा था। हाँ, जो हमने साइकाट्रिस्ट के पास देखा था। ठीक सो है। ये वाली चीज़ अभी तक है। तीसरा ये कि वो जजमेंट का बड़ा डर है, क्योंकि हमने अभी बात की जेंजी के बड़े डिफरेंट किस्म के मसाइल हैं, तो उनको लगता है पता नहीं हमें कोई समझेगा अभी कि नहीं समझेगा। और चौथी चीज़ जो मैं कहती हूँ, हर कोई अपना नॉलेज खुद बना हुआ है, अपने फ़ोन को उसने अपना डॉक्टर बनाया हुआ है, और वही जो मैंने बात की कि पहले वो सर्च करते हैं कि ये 2-3-4 हज़ार का साइकोलॉजिस्ट है, इतने पैसे तो मैं अपने आप को दे दूँ, जाके कॉफ़ी भी आता हूँ, जाके खाना खा आता हूँ, क्या ज़रूरत है सेल्फ डेट पे ले जाता हूँ, इतने पैसे उस पे लगा सेल्फ लेता डेट हूँ। पे ले जाता हूँ, और क्या ज़रूरत है, सांस मेरा बंद होता रहे, रोता मैं रहूँ घर जाके। सो वो वाली चीज़ है कि अपने अपने अब रिसेंटली वन ऑफ माई फ्रेंड्स एंड दे कॉल्ड मी, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे इस तरह से आई टुक सम मेडिकेशन और उसके बाद मुझे ये हो रहा है, तो मैंने ये वाली रील देखी और मैंने ये वाली रील देखी और मैंने चैट जीपीटी ने मुझे ये बताया, मेटा ने ये बताया, तो मुझे बताओ मुझे क्या मसला है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, वुड आई बी ओके? तो मैंने कहा कि अच्छा, फिर उसने कहा कि मैंने फलां फलां रिसर्च दोस्तों से भी किया है हु हैव सिमिलर एक्सपीरियंसेस ऑफ एंजाइटी लाइक मी। तो मैंने कहा मुझे ये बताओ, did their anxiety start because of the same challenges as you? Okay. Are they in the same person as you? क्या उनकी थोड़ी सी भी सिमिलर जिंदगी है तुम्हारे से, जो तुम्हें ऑनलाइन लोग बता रहे हैं कि उनका ये मसला नहीं सही हुआ, तो आर दोज ऑनलाइन पीपल अगेंस्ट लिविंग द सेम लाइफ एज यू? सो मैंने कहा हर बंदे के डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, और इसी वजह से डॉक्टर के पास भी जब आप जाते हैं, बुखार तो अब सारी दुनिया को होता है, लेकिन एवरीबडी एक्सपीरियंसेस फीवर डिफरेंटली, दैट इज व्हाई यू नीड टू गो टू द डॉक्टर एंड गेट योरसेल्फ चेक्ड। इसी तरह मैंने फिर उसको कहा प्लीज गो टू अ साइकोलॉजिस्ट एंड टेल देम अबाउट ऑल ऑफ दिस, कि इस तरह हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि अगर इंटरनेट पे किसी का मसला 2 साल से ठीक नहीं हुआ तो आपका मसला भी ठीक ना हो। योर ब्रेन, योर बॉडी एंड यू आर अ डिफरेंट पर्सन। सो ये वाली चीज़ मुझे लगता है इसकी वजह से भी जेंजी कदर आती है, क्योंकि वो 4-5 फॉर्मूले तो अपने बना के बैठी होती है। आपने ये बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया है कि फाइनेंशियल चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं। मैं एग्री करती हूँ फुली इससे कि थेरेपी इज़ रियली एक्सपेंसिव, मेडिकेशंस आर रियली एक्सपेंसिव। आपके प्रैक्टिकल एक्सपोजर के मुताबिक वो कौन से अल्टरनेटिव वेज हैं जो आई एम नॉट सेइंग विच कैन रिप्लेस थेरेपी, मैं ये नहीं कह रही थेरेपी रिप्लेस हो जाएगी, लेकिन जिनको आप यूज़ करते हुए फिर भी अपने मेंटल हेल्थ चैलेंजेस को बेहतर कर सकते हैं? अच्छा, एक तो मैं हमेशा कहती हूँ दोस्त अपने इर्द गिर्द या आपका जो सपोर्ट नेटवर्क है वो अच्छा रखें। अब वो हमने दोस्तों की बड़ी अच्छी डेफिनेशन पहले भी डिस्कस कर ली कि दोस्त वो नहीं, अच्छा हम बड़े खुश हो जाते हैं कोई हमसे एग्री करता रहे। सो दोस्त वो है जो आपको रोके भी, आपको बताए कि आप यहाँ पर गलत हो, और आपको समझे और आपको सही रास्ते पर गाइड करे, और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। सो कीप दोस्त 1 or 2 फ्रेंड्स अराउंड यू जो आपके स्पीड डायल पर मैं कहती हूँ हो। उसके अलावा आजकल एक वो डोपामीन वो है जो कि बड़ा इंटरनेट पर मशहूर हुआ है,
है जिसके पीछे हम सारे भाग रहे हैं, वो जो हमारा एक रिवॉर्ड केमिकल है। सो वो इतनी चीज़ों से प्रोड्यूस होता है। अगर आप कोई अच्छी एक्टिविटी करें, किसी हॉबी में एंगेज करें, कुछ अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ रखें। हमारा रिसेंटली एक सुसाइड प्रिवेंशन पे सेमिनार हुआ, तो उस पर जो साइकोलॉजिस्ट थी उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि सुसाइड का रिस्क अमीर लोगों में भी बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल। लेकिन उन लोगों में फिर भी कम है जिनका ज़िंदगी में कोई मकसद है आउट ऑफ देयर ओन बीइंग। तो जिस तरह अब मैं काम करती हूँ दूसरे लोगों की मेंटल हेल्थ के लिए, इस तरह हर किसी की ज़िंदगी में एक पर्पस होना चाहिए जो अपने अलावा हो किसी के लिए। वो आपके किसी दोस्त के लिए, पेरेंट्स के लिए, ओवरऑल ह्यूमैनिटी के लिए हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा पर्पस ज़रूर होना चाहिए। उसके अलावा जर्नलिंग जो हम लोग इतना कहते हैं कि लिखें, डायरी लिखें, अपनी आप अंदर से चीज़ बाहर निकाले। जब मैंने खुद भी थेरेपी ली, सो माय थेरेपिस्ट यूज्ड टू से कि तुम लिख दो एंड जस्ट यू डोंट नीड टू रीड इट अगेन, जस्ट थ्रो इट अवे। सो दैट हेल्प मी सो मच, बिकॉज वो जो अंदर सारा कुछ बॉटल अप हो रहा होता है ना, उससे कहीं बेहतर होता है कि कोई दोस्त नहीं है बात करने, जस्ट राइट इट डाउन। और फिर स्पिरिचुअलिटी तो हमारे एक ऐसा वो पार्ट है जिसको आप यूज़ कर ही सकते हैं, बट आई ऑलवेज से स्पिरिचुअलिटी प्लस थेरेपी, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन इन पाकिस्तान। आई कंप्लीटली एग्री। अच्छा, अगर सिस्टम में कोई सिर्फ एक शख्स अंत तक कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लॉयल है, ऑनेस्ट है, आप शायद मेरे से एग्री करेंगी कि दैट इज़ नॉट इनफ। यस, बिकॉज सिस्टम जो है मुख्तलिफ छोटे छोटे एलिमेंट से मिल के बना है। स्कूल के सिस्टम की बात करें, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल सिस्टम की ओवरऑल बात करें, या कम्युनिटी सिस्टम की, एक इंसान के खुद में चेंजेस लाने से हम सिस्टम को नहीं बदल सकते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आई बिलीव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपके प्रैक्टिकल एक्सपोजर से डायरेक्टली लिंक करते हैं। सिस्टम में क्या चेंजेस लाएं हम, जेन जी और उनके बाद आने वाली जनरेशन्स को भी एक बेहतर मेंटल हेल्थ देने के लिए? अच्छा, अब अगर मैं हमारे कंट्री के बारे में स्पेसिफिकली बात करूं, बाहर आपको पता होगा कि इंश्योरेंस कवर करती है सारी आपकी थेरेपी। तो मुझे लगता है एक तो वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट कहीं ना कहीं कोशिश करनी चाहिए कि ख़त्म हो जाए, थोड़ी सी थेरेपी को हम एक्सेसिबल बनाएं। और अगर थोड़ी सी पाकिस्तान में थेरेपी एक्सेसिबल हो भी गई है, लोगों को पता ही नहीं है। जंग में बैठे हुए बंदे को पता ही नहीं है, जो किसी गाँव में बैठा है, कि मैं थेरेपी लेने कहाँ जा सकता हूँ, कैसे जाऊँ, क्या करना है, क्यों ज़रूरी क्यों है। क्योंकि अगेन वही बात है कि अभी तक कोई इसको ज़रूरी नहीं समझता। तो मुझे लगता है एक्सेसिबिलिटी तो ज़रूरी है ही है कि लोगों के पास ये चीज़ पहुँचे। उसके अलावा अवेयरनेस उनको बताया जाए कि तुम्हारे लिए ये क्यों ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी अपने एक्सपीरियंस में कि रिजिडिटी बहुत ज़्यादा है। लोग, पीपल डोंट वांट टू चेंज। किसमें? लोगों में ओवरऑल इन दिस नेशन, नॉट ओनली इन जेन ज़ी। मैंने जब भी जाके बात करने की कोशिश की है लोगों से, दे आर वेरी वेरी रेजिस्टेंट टू द आइडिया ऑफ मेंटल हेल्थ। दे आर लाइक, क्या ज़रूर, मतलब वो इतने कंफर्टेबल हैं उस बबल में कि हाँ ज़हनी सेहत तो कुछ भी नहीं है, हमें तो कुछ नहीं होता। हम तो ये भी बड़ा थ्रेटन फील करते हैं, हमें कोई बता दे यार तुम्हें डिप्रेशन हो सकता है, तुम्हें कोई मेंटल हेल्थ इशू हो सकता है, हमें लगता है पता नहीं उसने कोई पता नहीं कितनी गंदी बात कर दी हमारे बारे में। इवन व्हेन आई गो फॉर सेमिनार्स इन रूम्स, वहाँ पर लोगों को अगर आप पूछ लें कि आप में से कभी कोई डिप्रेशन में रहा, नोबडी रेजेस देयर हैंड, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। तो मुझे लगता है कि लोगों के अंदर अगेन अवेयरनेस, मैं बहुत छोटे लेवल पे अगर फॉर एग्जांपल कर रही हूँ, तो मैं जितना भी बड़ा करना चाहूँ, आई एम वन ह्यूमन बीइंग, आई कैन मेक अ टीम ऑफ 1000+ पीपल, बट आउट ऑफ द मिलियन की जो पॉपुलेशन है, दे आर स्टिल अ स्मॉल नंबर। सो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो गवर्नमेंट लेवल पे बहुत काम हो रहा है, सुसाइड हेल्पलाइंस भी हैं पाकिस्तान में, लेकिन इसको मजीद सीरियस, 0.1% हमारा हेल्थ बजट जो है वो मेंटल हेल्थ के लिए। सो दैट इज़ लिटरली नथिंग। और जितना बड़ा ये मसला है, अब हर रूम में अगर हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल 20 बंदे बैठे हैं, तो 20 बंदों में से 19 लोगों का ज़रूर कोई ना कोई किसी न किसी स्ट्रेस या किसी चीज़ से, पाकिस्तान में 3 में से 1 बंदा तो किसी चीज़ से गुजर रहा है। सो दैट इज़ अ वेरी बिग नंबर। तो WHO की भी फाइंडिंग्स है ये कि every 1 in 3। यस। सो ये मुझे लगता है कि ओवरऑल अब सबकी जिम्मेदारी है, और एज एन इंडिविजुअल भी हमारी जिम्मेदारी है। जो लोग हमें देख रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि जब उनके पास कोई आ रही है अपने इर्द गिर्द, वो महसूस कर रहे हैं कि कोई नहीं ठीक है, वो उस तरह से शो अप नहीं कर रहा है, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो उससे पूछें। जिस तरह पड़ोसियों की जिम्मेदारी हमारे रिलीजन में अल्लाह मियां ने दी है, इसी तरह इर्द गिर्द के लोगों की मेंटल हेल्थ की जिम्मेदारी भी हमारी है। मैं आपसे इस पे एग्री करती हूँ, लेकिन मेरा स्लाइट डिसएग्रीमेंट तो नहीं, बट स्लाइट ओपिनियन है। वो ओपिनियन ये है कि अभी रिसेंटली, बेशक ये रिसेंट सुसाइड्स के बाद ही सही, बल्कि उससे पहले भी, अब ऑलमोस्ट HEC की तरफ से हर इदारे में वेलनेस सेंटर्स मौजूद हैं।
जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे वेलनेस सेंटर्स हैं, उन वेलनेस सेंटर्स के अंदर ट्रेंड इंडिविजुअल्स बैठे हुए हैं. I know because I have been serving as a wellness counselor for quite some time. So यहाँ पे अब मेरा एक सवाल है और आपके थ्रू मैं जेनजी का माइंडसेट समझना चाहती हूँ कि अभी एक फैसिलिटी अवेलेबल है, फॉर फ्री है, और अगर है भी, कॉस्ट अगर कोई लगी भी है तो कॉस्ट इज एज मिनिमम दैट दे कैन बेयर, 500 मे बी, नॉट मोर देन दैट. Why not going for help? बिकॉज इससे आप मेरे से एग्री करेंगी, अब ऑलमोस्ट सारे स्कूल्स में काउंसलर्स हैं, कॉलेजेस में भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी. अच्छा, इसमें यह है कि अभी भी आई फील लाइक छोटे स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, वहाँ पे अभी भी ये फैसिलिटी नहीं है. लेकिन चूँकि मैं कहती हूँ कि 80-70% बच्चे अब यूनिवर्सिटी में आते हैं, लाहौर इस्लामाबाद पढ़ते हैं छोटे शहरों से, वहाँ पर ये फैसिलिटीज़ बेशक मौजूद है. ठीक है. लेकिन वही जो फियर ऑफ जजमेंट है ना, कि दोस्त हमारे कहेंगे कि इसको ये मसला है, या ख़ुद भी एक्सेप्ट करना, मैंने कहा ना, हम बड़ी गंदी चीज़ समझते हैं कि अगर हमें कोई कह दे कि तुम्हें ये फ़लाँ मसला है, तो वो बड़ा थ्रेटेंड फील करते हैं, और उनको होता है कि हमारे बारे में बात होगी, हमारे टीचर्स को पता चल जाएगा कि हम लोग इस तरह से हैं, वो फिर हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस को शायद उस तरह से जज करेंगे, या हमारे दोस्त मेरे साथ बैठना छोड़ देंगे, क्योंकि दोस्त वाकई ऐसा करते हैं. व्हेन दे नो वन ऑफ देयर फ्रेंड्स इज नॉट डूइंग वेल, दे स्टार्ट आइसोलेटिंग देम. तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं डर होता है, बट दिस इज रॉन्ग, बिकॉज यू आर ओनली हार्मिंग योर ओन सेल्फ, नोबडी एल्स. सो अगर हम पाकिस्तानी कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, व्हाट इज़ दैट वन चेंज, वो एक चेंज जो हमें अपने कल्चर में लाना चाहिए मेंटल हेल्थ को लेके, क्या एक चेंज हो सकता है? अच्छा, मुझे लगता है ये जो हम कहते हैं ना, ये जो कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, ये जो वीकनेस के साइंस हैं, एक तो मर्द रोते नहीं हैं, और अगर आपको कोई मसला है तो आप वीक हैं, कोई छोटा सा भी मसला, आप परेशान हो रहे हो, यार स्ट्रॉन्ग रहो, तुम इतने वीक क्यों बन रहे हो. मुझे लगता है ये चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है. ऑलवेज से कि इट्स नॉट अबाउट कि आप ज़िंदगी में परेशान नहीं होते, स्ट्रेस नहीं होते, इट्स अबाउट हाउ यू कोप विद इट. ज़िंदगी में गिरना लिखा हुआ है, आप गिर के उठते कैसे हैं, आप कितनी हिम्मत करते हैं, दैट इज़ व्हाट मेक्स यू रिजिलियंट. तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ये कॉन्सेप्ट चेंज करने की ज़रूरत है. जो हम फ़ौरन दूसरे को जज कर देते हैं, यार इसके अंदर तो कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है, ये तो मर्द ही नहीं है, ये तो है, मतलब ये तो ज़िंदगी में कोई चैलेंज ही फेस नहीं कर सकता. मुझे लगता है ये एक चीज़ बदलनी है. दूसरा, अगर कोई हेल्प ले रहा है तो प्लीज़ उसको पागल नहीं कहें. वो उसकी मेंटल हेल्थ, बार बार हम हर जगह ये कहते हैं, फिजिकल हेल्थ जितनी इंपॉर्टेंट, अब तो इतनी ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है कि फिजिकल हेल्थ आपकी सबसे पहले अफेक्ट होती है, बिल्कुल, मेंटल हेल्थ की वजह से. सो ये जो जजमेंट है ना, इसको ख़त्म करें. अब अगर हम जनरेशन वाइज एक जनरेशन को मुखातिब करें, जनरेशन एक्स कैसे हेल्प करे, पेरेंट्स वगैरह, दादा दादी. अच्छा, पेरेंट्स अगेन सुने अपने बच्चों को. जो मैंने पहले बात की ना, जवाब देने के लिए नहीं सुने, इसलिए सुने कि बच्चा आपके पास आ रहा है, वो कोई बात करे, हो सकता है वो आपसे अलाइन ना करती हो सकता है आपको उसकी आधी बात समझ ना आए, क्योंकि वो बीच में ऐसी इंटरनेट लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, वर्ड यूज़ कर रहा है जो आपको नहीं समझ आ रहे. लेकिन आप एटलीस्ट उसको सुन सकते हैं. बेशक आप सोल्यूशन ऑफर ना करें, उसको आपने गलती बतानी है उसकी, उसको बताएं, लेकिन उसको थोड़ा इस तरह पॉइंट आउट करें कि आप खुद, खैर ऑफ कोर्स देयर एल्डर्स, दे नो दिस बेटर, कि वो आपके पास वापस आए. एल्डर्स को मैं इस बात का ज़रूर क्रेडिट देती हूँ कि एक टाइम ऐसा था कि अभी भी मेरे अम्मी अब्बू कहते हैं कि हम तो बड़ा डरते थे अपने पेरेंट्स से, और हम तो उनके सामने जाके पैसे भी नहीं मांग सकते थे. अब के पेरेंट्स से जाकर आप उनको टेंट्रम भी थ्रो करके दिखा देते हैं, आप उनको कुछ भी कह रहे हैं, वो आपको लेकर भी दे रहे हैं, आपको पैसे भी दे रहे हैं, आपकी इतनी ज़्यादा एक फ्रैंकनेस हो गई है. तो ये बहुत पॉजिटिव चेंज है जो आया है, और इसको हम बिल्कुल अंडरमाइन नहीं कर सकते कि बड़े तो सुनते ही नहीं हैं या वो चेंज होने को तैयार नहीं है. अब मुझे लगता है जितने बच्चे सेंसिटिव हैं, उतने पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके बड़े सेंसिटिव हैं, दे लव देयर चिल्ड्रन अ लॉट. सो ये वाली जो चीज़ है सुनने वाली, अगर ये थोड़ी सी बेहतर हो जाए मुझे लगता है तो, और जेन जी भी अपने पेरेंट्स को समझने की अगर कोशिश करे तो मुझे लगता, और जेन जी के अंदर मुझे लगता है ये वाली अगेन वो बहुत है कि वो जेन में उन्होंने सोच लिया कि ये तो समझेंगे ही नहीं. तो अगर ये नैरेटिव वो अपना थोड़ा सा चेंज कर ले कि समझ सकते हैं, हो सकता है मैं उनकी ज़ुबान में उनसे बात करके देखूं तो हो सकता है वो समझ जाए. तो ये दोनों तरफ से थोड़ी सी चेंज की मुझे लगता है. सो वन मैसेज फॉर जनरेशन वाई नाउ, बहन भाई, बड़े बहन भाई, या जो न्यू पेरेंट्स हैं, obviously not parent to generation
एक्स, बट बड़े बहन भाई, उनके लिए क्या मैसेज है? वो कैसे हेल्प करेंगे जनरेशन जी की? उनके लिए भी मेरा यही मैसेज है कि अपने बहन भाइयों पे नज़र रखें, नज़र इन अ गुड वे, कि आर दे गोइंग थ्रू एनीथिंग, एंड इफ़ दे आर तो उनसे बात करें, उनकी सुने और उनको हेल्प की तरफ नेविगेट करें। अगर पेरेंट और आपके भाई बहन के दरमियान कोई झगड़ा हो रहा है तो बीच में उसको मज़ीद तेल ना लगाएं कि जी इसने तो फलां दिन ये भी किया था, बल्कि उनके बीच में ज़रा नेविगेट करें उनका चैलेंज, एंड बी देयर फॉर योर सिबलिंग, क्योंकि वो भी उन्हीं चैलेंजेस से शायद गुजर रहे हैं जिनसे आप गुजरे थे कुछ 4-5 साल पहले। सो आई थिंक कि वो लड़ाई, हर चीज़ सिबलिंग रिलेशनशिप में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बीइंग देयर फॉर देम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जेनजी को मैसेज तो दे दिया, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि जेनजी को क्या मैसेज देंगी, बट जेनजी को क्या वो एक चीज़ है जो खुद करने की ज़रूरत है, जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए? ये जो अपने हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है, इसको चलाना सीख ले। मैं कहती हूँ आपकी आधी ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो जाएगी। What do you mean by that? I mean by that, be aware of the content you're consuming, and if you're aware, अक्सर ऐसा होता है we are aware of the content we are consuming but we enjoy it a lot, कि भाई चल रहा है तो चलने दो, कोई बात नहीं। अगर फीड पे जो है वो फॉर एग्जांपल अगर ट्रैश आ रहा है तो बस कोई बात नहीं, देखें, लेकिन बी अवेयर ऑफ इट, और बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि आपकी ज़िंदगी को अफेक्ट कर रहा है, आपकी अपनी आपकी अंदरूनी जो सारी हालात हैं उनको ये आपका फ़ोन अफेक्ट कर रहा है। सो बी, ठीक है फ़ोन चलाएं, आपकी अम्मी कहती हैं कि बहुत ज़्यादा चला रहे हो, थोड़ा सा कम कर लो, लेकिन यूज़ कर रहे हो तो यूज़ इट माइंडफुली। ये आपको बहुत काम आ सकता है। यू कैन यूज़ इट टू ईदर ब्रेक योर सेल्फ और मेक योर सेल्फ। सो यूज़ इट माइंडफुली। दूसरा ये कि अगर आपको लगता है ना कि मेरे साथ ही ये मसला है, आई एम द ओनली वन जिसके साथ सारा कुछ होता है, या किसी और के साथ तो हो ही नहीं सकता, या मैं आई एम द ओनली वन जिसके साथ कोई मेंटल हेल्थ चैलेंज है, सो हमेशा हम साइकोलॉजिस्ट एक ही बात कहते हैं, यू नो, यू आर नॉट अलोन, देयर आर अदर पीपल हु आर गोइंग थ्रू दिस। तो सीक हेल्प, इट्स ओके अगर आप, और सीक हेल्प फ्रॉम द राइट पीपल, फ्रॉम प्रोफेशनल्स, स्पेशली इफ यू कैन। सो यहीं से वन मैसेज फॉर अ पर्सन who might be struggling listening to this conversation, because I think जो message आप दे सकती हैं being a voice of Generation Z in our today's podcast, so it might affect them. कोई एक मैसेज? मैं एक मैसेज यही दूंगी कि देयर इज़ हेल्प अवेलेबल आउट देयर। या तो होना कि हम पता नहीं कहाँ किसी, वैसे तो वॉर की सिचुएशन में ही तकरीबन रह रहे हैं, लेकिन अभी भी हेल्प अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि आप बाहर जाएंगे और आपकी कोई मदद करने को नहीं है। तो देयर इज़ हेल्प अवेलेबल, प्लीज़ सीक इट। प्लीज़ जाके किसी से बात करें, अपने अंदर ये चीज़ें बॉटल अप मत करें। यकीन करें देयर आर पीपल आउट देयर जो आपको समझेंगे। अगर आपको लगता है ना इंटरनेट पे रील्स आपको समझ रही हैं, तो वो रील्स भी इंसान ही बना रहे हैं, तो देयर वुड बी पीपल आउट देयर हु वुड अंडरस्टैंड यू। सो प्लीज़ गो आउट देयर एंड सीक हेल्प। और आप अपने दोस्त जब तक नहीं बनेंगे, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी बडी, नॉट इवन ChatGPT टू बिकम योर फ्रेंड। सो अपने आप से दोस्ती करें। इफ यू आर सफरिंग, प्लीज़ सीक हेल्प, बिकॉज इट्स आउट देयर। अल्लाह ताला ने आपके लिए ही बनाया है, डॉक्टर्स को भी आपके लिए बनाया, साइकोलॉजिस्ट को भी, ताकि आप मदद हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच, इट वॉज अ लवली कन्वर्सेशन। आई ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक मैं अपने सवाल जो जनरेशन जी से इतने अरसे से पूछना चाह रही थी, मुझे आज मौका मिला है वो पूछने का कि आप इस वक्त ऐसा क्यों फील करते हैं, इस वक्त ऐसा क्यों करते हैं, एंड यू लिटरली हेल्प मी अंडरस्टैंड कि वेयर दिस जनरेशन इज़ कमिंग फ्रॉम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने एक मिलेनियल से इस बारे में फाइनली गुफ्तगू कर ली। थैंक यू सो मच। आज के पॉडकास्ट में हमने ये समझा कि जनरेशन जी के वो असल चैलेंजेस हैं क्या। हमने ये समझा कि एक कन्वर्सेशन जो दिल से हो रही है बिटवीन वन जनरेशन टू अनदर, इस जनरेशन की ना सिर्फ बल्कि बाकी जनरेशन की भी मेंटल हेल्थ को चेंज कर सकती है। ऐसे ही मज़ीद पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि आप किन टॉपिक्स पे पॉडकास्ट सुनना चाहेंगे।